देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री में टाइम लाइन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कौन किसके बाद आया, कौन कब किया, ये सब भूल जाता है ना। अब देखिए आज इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्या है कि हिस्ट्री को जो है ना, पहले तो क्या है कि हमारे पास कोई रिटन एविडेंस था ही नहीं, है ना। कोई रिटन एविडेंस नहीं था, है ना। और वो क्या था, प्री हिस्ट्री उसको बोलते हैं। जानते हैं इसको प्री हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई रिटन एविडेंस था ही नहीं। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें रिटन थोड़ा बहुत राइटिंग स्टार्ट हो गया लेकिन उसको डेसिफर नहीं कर पाए। फिर आता है हिस्ट्री पार्ट, जिसको हम डेसिफर भी कर पाते हैं। तो बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया था अपने हिस्ट्री को। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें ना, तो बेसिकली जो है ना 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक है पैलियोलिथिक, और एक है मेजोलिथिक, और एक है नियोलिथिक, ठीक ना। ये देखिए इसी को स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि स्टोन जो है ना एक सबसे इम्पोर्टेंट एज था। मतलब सबसे पहले कोई अगर एलिमेंट आया ना वो स्टोन ही था। देखिए एक पैलियोलिथिक था, एक मेजोलिथिक था, और एक नियोलिथिक था। पैलियोलिथिक फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लोअर, मिडिल और अपर में। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि, है ना, कि पैलियोलिथिक में एक चीज़ का इन्वेंशन फायर का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैलियोलिथिक में एक चीज़ का इन्वेंशन हुआ था, किसका? फायर का। सेकंड थिंग, किसकी इंपॉर्टेंट साइट्स पूछता है वो, तो दो तीन साइट्स केवल आप याद रखिए। एक तो भीमबेटका एमपी में है, और एक है कुरनूल केव्स है, नर्मदा वैली है, सोन वैली है, दैट्स इट। ये है, तो ये आंध्रा में है। तो ये क्या है पूरा, ये पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक है। अब ये जानते कब तक चला था? 2 मिलियन से 10,000 BC तक चला है। अब 10,000 से 800 BC तक जो है ना ये चला है। 10,000 से 8,000 BC तक मेजोलिथिक है, मतलब मिडिल का। इसमें जानते क्या क्या हुआ था? क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। क्योंकि उनको लगा ना कि भाई अब जो है ना कि हम कब तो देखो जानवरों को खाते थे कहाँ? यहाँ जानवरों को यहाँ मार के खाते थे। यहाँ बोले कि नहीं भाई, हमको कुछ पशुपालन भी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स जानते क्या है? नर्मदा वैली है, ब्रह्मगिरी मैसूर में है, ये है बेसिकली। फिर इसका होता है नियोलिथिक है। ये जो है ना वाटर सेट मूवमेंट था, जानते कि पूरे हिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है जिसका नाम था एग्रीकल्चर, ठीक ना। और ये जो है ना 8,000 से 4,000 BC तक चला है। तो इसकी इंपॉर्टेंट साइट जानते क्या है? इनाम गाँव, जो महाराष्ट्र में ही क्वेश्चन पूछा चुका है। फिर बुरजाहम है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, चिरान बिहार में है ना। ये ध्यान रखना। महागढ़ यूपी में और मेहरगढ़ पाकिस्तान में था। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको प्लीज़ माइंड इट। ब्रह्मगिरी यहाँ भी था। तो ये था एग्रीकल्चर वाला पोर्सन। लास्ट में इसकी आओ बताता है चालकोलिथिक है, जिसको कापर एज भी बोलते हैं। ये कापर वाला है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या आया था? पहले क्या आया था? स्टोन। इसके क्या है? कापर आया है। तो इसको एज ऑफ कापर बोलते हैं। इसमें भी ब्रह्मगिरी हिल्स था, ब्रह्मगिरी हिल्स भी था, और नर्मदा भी था, चिरान भी था। इसमें चिरान कहाँ है? बिहार में है। तो ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ना, ये बेसिक आउटलाइन था कि पहले पैलियोलिथिक था, फिर क्या था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर मेजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर चालकोलिथिक, ठीक ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी स्टोन एज और कापर एज। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं कहाँ पे? ब्रॉन्ज एज पे, है ना। हम लोग इंटर कर रहे हैं ब्रॉन्ज एज पे, जिसको बोलते हैं क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको पता है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसकी भी 4 फेज हैं। देखिए एक अर्ली फेज, एक मैच्योर फेज, एक लेटर फेज, और एक डिक्लाइन फेज। अर्ली फेज जानते क्या है? पूरा विलेज था, गांव जैसा था। इसमें जानते क्या यूपीएससी पूछता है कि कौन कौन सी साइट्स थी? अली में मेहरगढ़ थी जो बताना पाकिस्तान, कालीबंगा थी, धोलावीरा थी, हड़प्पा थी, बालाकोट थी, अमरी थी, है ना। और मैच्योर वाले में क्या थी? ये था आलमगीर, सबसे ईस्टर्न यूपी का है। फिर सुख्ता जनरल बलूचिस्तान, है ना। फिर ये मांडा, जम्मू कश्मीर। इसके बाद ये लेटर, जानते इसमें विलेज था, इसमें टाउन हो गया, इसमें ग्रेट सिटी आ गई। क्या आ गई? ग्रेट सिटी। ये देखिए ग्रेट सिटी यहाँ पे आ गई थी, है ना। और यहाँ पे जो है ना लेटर वाले फेज में क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो है ना कालीबंगा भी आ गई थी, और लास्ट में लोथल। यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है कि लोथल कौन से फेज में थी? लोथल जो है ना उसमें सबसे लास्ट वाले फेज में, ध्यान रखना, ये लास्ट में डिस्कवर हुई थी। ये किसके लिए फेमस है? डॉकयार्ड, हाँ, नगर वाले में। देखिए तो कहते, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना ये थी फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट नगरीकरण, ध्यान रखना। अब क्या है ना, इसके डिक्लाइन होने के बाद जो है ना क्या हुआ ना
कि इंडिया में एक एज स्टार्ट होता है जिसका नाम है आयरन एज, ये ध्यान रखना। ये 1500 से 1000 BC तक चला है। ये ध्यान रखना कि मैंने जो चालकोलिथिक बताया था ना, चालकोलिथिक है, ये चालकोलिथिक भी जो कहाँ तक चला था, ये देखिए चालकोलिथिक भी कहाँ तक चला था, ये 4000 से 1500 BC तक है। और है ना, मतलब कि ये जो ब्रॉन्ज एज है और चालकोलिथिक दोनों कोइंसाइड किए हैं, मतलब दोनों में आपस में मिक्स कर गए थे, एक ही टाइम में दोनों थे, बस यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि ये कॉपर वाला है, जो क्या है, क्योंकि कॉपर में यदि हम टिन जोड़ देना तो यहाँ पे ब्रॉन्ज एज है, इसलिए बाद शुरू में कॉपर आया, बाद में टिन आया था, तो अगर उसमें टिन जो क्या तो ब्रॉन्ज एज, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको जो है ना आयरन एज। अब देखिए आयरन एज मतलब वैदिक एज होते हैं, यानी क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी क्या है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो अर्ली वैदिक पीरियड बढ़ता है ना, अर्ली वैदिक पीरियड, इसमें क्या है कि लोग जो है ना कैटल की लड़ाई करते थे, जानवरों के लिए, कि मेरे पास जितना जानवर होगा ना मैं उतना शक्तिशाली होगा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ ना, किन्होंने क्या कर दिया, भूमि के लिए, कि मेरे पास जितनी ज़मीन होगी ना उतना ज़्यादा होगा। आपको पता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड थे ना, है ना, ये बहुत बड़े छोटे छोटे ना टेरिटरी में डिवाइडेड थे, जिसको जानते क्या बोला गया, जना। और उस जना को कौन कंट्रोल करता था, राजन, ठीक ना, ध्यान रखना, जना को कौन करता था, राजन, ध्यान रखना। और ये बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये जो है ना, ये चले, ये थे नॉर्थ वेस्ट साइड में, अफगानिस्तान साइड में, ये बाद में शिफ्ट हुई इधर नर्मदा साइड, है ना, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक एज। तभी तो ज़मीन की लड़ाई करते थे। यानी अब क्या हो ना कि यहीं से जो है ना किंगडम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना। इसके पहले ना कोई एम्पायर था, ना कोई डायनेस्टी थी, ना कोई कुछ था। लेटर वैदिक एज एक ऐसा एज है जहाँ से किंगडम का फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से यहाँ पे पूछ सकता है कि सबसे पहले किंगडम, राज्य का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ, और वो है लेटर वैदिक एज से। और यही से जब किंगडम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया ना, तो जानते क्या हुआ, यहीं से हो जाता है इमरजेंस ऑफ महाजनपद। मैंने बताया ना, यहाँ पे जन थे, यही छोटे छोटे जन मिल के महाजनपद बना दिए, और 16 महाजनपद थे। उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था, मगध। ये देख लीजिए आप, है ना, ये 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ना मगध था। मगध क्यों था मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल? क्योंकि मतलब इसकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। एक तो रिवर के उसमें था, रिवर था, दूसरी जानते एग्रीकल्चर। हाँ, चूँकि देखिए एम्पायर इक्वल टू, राजधानी भी सेफ थी। एक कंसेप्ट ध्यान रखिए, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर। क्योंकि इकोनॉमी अच्छी थी इसलिए एम्पायर अच्छा बन गया। जहाँ पैसा होगा तो होगा सब चीज़, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए एक चीज़ आप पकड़िए बात को, ये महाजनपद में से एक महाजनपद जो है इसी के टाइम पे जो है ना, ये कैसा टाइम है, इसी के टाइम पे जो है ना बुद्धिज्म और जैनिज्म का वो होता है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है, महाजनपद के टाइम से ही होता है, ध्यान रखना। नहीं अब देखिए यूपीएससी ये पूछता है कि पहले बुद्धा है, पहले जैन है, पहले बुद्धा आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। और है ना, यूपीएससी ये पूछता है कि इनके टाइम में कौन कौन से रूल कर रहे थे उस समय। तो आपको मैंने बताया ना कि जो महाजनपद था ना, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, मगध। उसी मगध में से कुछ रूलर थे, जिसमें से एक था कौन, बिम्बिसार, हर एक डायनेस्टी का, ठीक है, और दूसरा था अजातशत्रु। ये दोनों गौतम बुद्ध के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, ध्यान रखना। और इसके बाद जो है ना एक कोसला था, कोसला भी एक महाजनपद है ना, जिसका एक रूलर था क्या, प्रेजेंट जीत है, यूपीएससी पूछा है। तो ये भी इसका था ना, ये 3 रूलर जो है ना गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी, ध्यान रखना। एक था बिम्बिसार, एक अजातशत्रु और एक प्रेजेंट जीत है, ये ध्यान रखना। देखिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हर एक डायनेस्टी है ना, इसका जो लास्ट रूलर था ना, कौन था, नागदशक। और इसी दशक को किसने टपकाया, किसने टपकाया, इसी का मिनिस्टर, क्या नाम था उसका, शिशुनाग। और उसने क्या स्टार्ट कर दिया, शिशुनाग डायनेस्टी, बता दो था उस बार, भूल गया। तो इसने शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट किया था। और इसी का एक नेक्स्ट रूलर था कालाशोक। ये वही कालाशोक है जिसने सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल को, फर्स्ट को किसने, अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। अब देखिए, अब जानते क्या है, ये जो कालाशोक है ना, इसका जो है ना स्टार्ट हो जाता है, जानते क्या, ये हाँ नंदा डायनेस्टी, थर्ड डायनेस्टी। आपको पता है कि ना, ये जब जैसे ही नंदा डायनेस्टी स्टार्ट हुई ना, तो क्या है ना, महापद्मानंद और धनानंद इसके 2 रूलर थे। जो धनानंद था ना, ये बहुत दारू पीता था, और मतलब क्या है ना कि अच्छे से काम नहीं करता था। तो क्या है ना कि इसी का फ़ायदा उठा करके, जानते किसने इन्वेट किया इंडिया में, ईरानियों ने, पर्शियन इन्वेजन, हाँ ना। इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर किसी ने इन्वेट किया है ना, ऊपर से अगर पूछेगा तो ईरानियन ने। और जानते कौन था रूलर, वो साइरस जो फर्स्ट रूलर था। और देखिए साइरस की डेथ होने के बाद देखिए नहीं,
ईरानियन जो जो जिन्होंने इन्वेट किया था ना, इसका जो लास्ट रूलर था ना, ये था क्या, तो डेरियस थर्ड। इस डेरियस थर्ड को अलेक्जेंडर ने हराया था, क्योंकि इसी समय जो है ना अलेक्जेंडर भी आया था ग्रीक से, और उसने जो है ना इसको क्या 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 कर दिया था, हरा दिया था। आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ मैं बताता हूँ जो बहुत लोगों को पता है, कि जो अलेक्जेंडर है ना, वो जो है ना, चूँकि उसमें कौन रूल कर रहा था, नंद। ये ऊपर से पूछ सकता है कि जो अलेक्जेंडर इन्वेट किया ना, तो इसमें घनानंद था। नंद क्या है, तो किसी ने अलेक्जेंडर को बताया कि आप जो है ना यहाँ वहाँ मत जाना मगध। नंदा, चूँकि जानते क्या है, वहाँ जो नंदा डायनेस्टी है ना, उसके पास बहुत सारी हाथी है, वो दबा देगा नीचे। तो अलेक्जेंडर वहीं से लौट गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अलेक्जेंडर जो है ना यहाँ आया नहीं। अगर अलेक्जेंडर आ जाता ना, तो जानते क्या ना होता, मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट ना हो पाती। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत ताकतवर था, वो मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट ही ना होने देता। इसलिए जो है ना यहाँ पे किसको फायदा मिल गया, मौर्यन डायनेस्टी को। वो चंद्रगुप्त मौर्य आ गया पावर में, इसको हटा करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि जो यूपीएससी ये पूछ सकता है कि जो अलेक्जेंडर आया था, उसका सबसे पहले सामना जानते किससे हुआ था, अम्बी एक आदमी था जिसका जो तक्षशिला में रूल करता था। ये सही। अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर जो है ना, ये अरिस्टोटल का शिष्य था, डिसाइपल। और अरिस्टोटल कौन था? प्लेटो का डिसाइपल था। और प्लेटो किसका था? सोक्रेटिस का। ध्यान रखना। देखिए, तो जो अलेक्जेंडर जब आया ना इधर से, नॉर्थ साइड से, तो सबसे पहले उसका सामना हुआ इससे, अम्बी रूलर से, जो तक्षशिला में रूल करता था। इसने जो है ना उसका स्वागत किया, बोला कि हाँ आओ महाराज आओ। लेकिन उसके बाद जो है ना, झेलम रिवर पे एक आदमी था जिसका पोरस था, सुने होंगे नाम। इससे सामना हुआ, इसने इसे युद्ध कर दिया अलेक्जेंडर से। और आपको पता ही है कि अलेक्जेंडर हरा देगा इसको, तो हरा दिया। उसी का नाम है बैटल ऑफ हाइदास्पस। ऊपर से पूछता है कि बैटल ऑफ हाइदास्पस किस रिलेटेड है, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच। फिर जैसे ही अलेक्जेंडर आगे आने का ट्राई किया ना, तो किसी ने बता दिया कि वहाँ मत जाना है मगध में। नहीं बेचारा लौट गया, फिर ग्रीक चला गया वो। ये ध्यान रखना। आपको पता है कि इसी का फायदा किसने उठाया? मौर्य डायनेस्टी ने, और स्टार्ट कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए सबसे उसका फर्स्ट रूलर था ना, वो क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, जिसने जैनिज्म को फॉलो किया था। और उसका सेकंड था बिंदुसार, थर्ड था अशोका। आपको पता है कि अशोका के टाइम में जो है ना, बहुत सारा एम्पायर फैल गया था। अब जैसे ही अशोका का डिक्लाइन हुआ ना, इसका फायदा किसने उठाया? फिर से फॉरेन इन्वेजन हुआ। मतलब जैसे कमजोर, देखिए यहाँ पे कमजोर हुआ नंद, तो कौन आया? ईरानियन। यहाँ फिर से कमजोर हुआ, क्योंकि अशोक के बाद क्या है ना, सब ऑल आउट हो गए थे, मतलब कि डिक्लाइन हो गए थे। तो क्या हुआ ना कि इसका फायदा अब बताइए कौन आएगा? कुषाण, शक। हाँ, ये जो है ना आया था, एक तो इंडो ग्रीक से आया था, फिर तो दूसरा यूपीएससी पूछता है आर्डर। एक तो इंडो ग्रीक से आया था, एक सीथियन से आया था, एक पर्थियन से आया था, और एक कुषाणा आया था। आर्डर इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक में एक रूलर है, जिसका नाम जानते क्या है? जिसका नाम है, मैं बताता हूँ, डेमेट्रियस। ये जो डेमेट्रियस है ना, डेमेट्रियस, आपको पता है कि जैसे ही ये मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई थी ना, तो मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, क्या नाम था उसका? बृहद्रथ है। और बृहद्रथ को किसने मारा था? उसका ही चीफ मिनिस्टर, मतलब आर्मी चीफ, क्या नाम था उसका? ये पुष्यमित्र शुंग है। और उसमें शुंग रूल कर रहा था इंडिया में, तभी इसने अटैक किया था। किसने? इंडो ग्रीक्स ने। तो देखो ऊपर से ऐसा पूछता है, जब इंडो ग्रीक्स इंडिया में आया तो उसमें कौन रूल कर रहा था इंडिया में? शुंगा डायनेस्टी। और कौन था? पुष्यमित्र शुंग है। तो पुष्यमित्र शुंग और जो है ना, ये जो है ना, इसकी ये दोनों कंटेम्प्रेरी है। कौन? डेमेट्रियस। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि इंडो ग्रीक का एक और रूलर है, मिनेंदर। यूपी से पूछ चुका है मिनेंदर जो है ना, ये एक आदमी था नागा सेना, या फिर नागानंदा से कुछ नाम है। ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था। तो इसने जो है ना, इसका सामना इससे हुआ था। तो ये पसी पूछ सकता है कि मिनेंदर जो है कौन से डायनेस्टी का था? इंडो ग्रीक का था। इसके बाद आया था जानते क्या है? सीथियंस, जो है ना। फिर इसके बाद आया पार्थियंस, इसके बाद कुषाणा। आपको पता है कुषाणा, ये जो सीथियंस है ना, यही है साका एरा स्टार्ट किया था इसने, ये साका काल। ये आर्डर ध्यान रखना, बस यही इंपॉर्टेंट है। कुषाणा आपको पता ही है ना। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे जो है ना, पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, है ना। तो ये उसके रूलर हैं, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुमित्र, देवभूति। इसका देवभूति का जो देवभूति है ना, इसका एक आर्मी चीफ था वासुदेव। इसी ने अपने ही राजा को मार दिया था। जैसे देखिए, शिशुनाग ने किसको मारा था? मौर्य को। और शिशुनाग को उसने मारा? वासुदेव ने, मतलब बदला लिया उसने।
वो बोला कि तुमने इसको मारा है तो मैं तुमको मार के फिर इसने स्टार्ट कर दिया क्या, कानबा डायनेस्टी। ध्यान रखना। तो सुंगा के बाद कौन सी डायनेस्टी आई है, कानबा डायनेस्टी। और इसी कानबा डायनेस्टी को जो है ना रिप्लेस कर दिया किसने, सातवाहना डायनेस्टी ने बाद में, वो है ना मौर्यन डायनेस्टी के बाद सबसे समय तक अगर कोई रहने वाली है ना डायनेस्टी वो सातवाहना है। तो यूपीएससी पूछ सकता है यहाँ पे, ध्यान रखना। ऊपर अब देखिए सातवाहना, देखिए सातवाहना के बारे में जानते क्या, ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगा, जानते क्या, बस ये पूछेगा कि जानते क्या है कि जो है ना सातवाहना का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था गौतमीपुत्र सतकर्णी। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि हाँ सतकर्णी इसने बहुत सारे जानते क्या है। फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद क्या है ना, फिर से क्या हुआ ना जानते क्या है, अब एक जो है ना फिर से एम्पायर इमर्ज होता है और उसका जानते क्या नाम था, गुप्ता एम्पायर। और फिर से अपनी कैपिटल किसको बनाता है, पाटलिपुत्र को। ध्यान रखना मगध के टाइम में भी वही कैपिटल थे शुरू से ही, जब से स्टार्ट हुआ ना ये डायनेस्टी मगध वाला, मगध डायनेस्टी, ये सबसे बिहार वाला यदि पड़ा ना ये कैपिटल है। गुप्ता ने भी इसी को बनाया कैपिटल, पाटलिपुत्र को। और आपको पता है कि जो है ना इसमें बहुत सारे रूलर थे, जैसे श्रीगुप्ता इसको फाउंडर किया था, फिर चंद्रगुप्त था, फिर समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, फिर है ना फिर ये है कुमारगुप्त है जिसने नालंदा बनाया था, फिर स्कंदगुप्त है। समझ क्या है, स्कंदगुप्त के बाद फिर से सब ऑल आउट हो गए हैं। और इसी का फिर से किसने फायदा उठाया, विदेशी। और कौन आया पावर में, कौन आया, हुना इन्वेजन। ये ध्यान रखना, मतलब जैसे जैसे इंडियन एम्पायर कमजोर होता गया वो आते गए बाहर से, ये आया हुना इन्वेजन। उस टाइम मुगल तो यूपीएससी पूछता है कि हुना इन्वेजन किसके टाइम पे आया था, गुप्ता टाइम के लास्ट में आया था, इसे ध्यान रखना। अब देखिए एक चीज़ में मैं बता देता हूँ, शायद इसमें लिखा हूँ, इम्पोर्टेंट है शायद, ओके नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है ना। फिर देखिए अब ये हुना इन्वेजन हो गया। अब क्या है ना, जैसे गुप्ता कमज़ोर हो गया ना, तो अब जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे इमर्ज होंगे किंगडम पोस्ट गुप्ता के बाद। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए गुप्ता की वजह से जो है ना, जैसे देखिए नॉर्थ इंडिया में हुना आया और हर्षवर्धन आएगा, ध्यान रखना। तो ये जो हर्षवर्धन था ना, पूरे इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कैपिटल चेंज होगा। अभी तक जो है ना कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्र या मगध है। आप जानते क्या होगा, इसने थानेश्वर से कन्नौज कर दिया कैपिटल। यूपीएससी पूछेगा कि फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री में राजगिरा भी तो हुई थी चेंज पाटलिपुत्र का, वो सब तो वही है ना, सब बिहार वाला ही है। मैं बोल रहा हूँ बिहार से कहीं चेंज हुई ना, तो ये जो है ना कहाँ, कन्नौज कहाँ है, आपके हरियाणा में है। तो ये सबसे पहले जो है ना किंग हर्षवर्धन जो है ना ये इसको चेंज किया था, थानेश्वर से कन्नौज किया था नॉर्थ इंडिया में, ये ध्यान रखना है। और है ना, और ये ना ये आपको पता है कि इसने यहीं से जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी स्टार्ट हो गया। मतलब कि जो है ना कि एक पर्सन के हाथ में पावर, क्योंकि जैसे गुप्ता एम्पायर कमजोर हुआ ना, हाँ सावंत बहुत सारे आ गए थे, तो छोटे छोटे सावंत जो है ना स्टार्ट करे थे रोल। दूसरी चीज़ यूपीएससी आप ये पूछेगा कि नॉर्थ में तो ये था हुना थे और ये हर्षवर्धन, साउथ में जानते ये थे आ गए थे बाका टाका। यूपीएससी पूछता है कि गुप्ता का कंटेम्पररी साउथ इंडिया में कौन था, बाका चालुक्य वंश है क्या ये? नहीं, दोनों अलग चीज़ है। चालुक्य अलग है, बाका टाका अलग है, पल्लवा अलग है, राष्ट्रकूटा अलग है, चोला अलग है, चेरा अलग है, होयसाला अलग है, यादवा अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हर्षवर्धन था ना, ये जो है ना इसने स्टार्ट किया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य का रूलर था, ध्यान रखना, ठीक ना। और इसी चालुक्य को किसने रिप्लेस किया था, इसने राष्ट्रकूटा ने। जानते क्यों, क्योंकि चालुक्य का सामंत था ये राष्ट्रकूट, तो जैसे चालुक्य वीक हो गया ना, ये उसको हटा दिया, फ्यूडल था। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपको पता है कि उसी समय जो है एक रूलर और रूल करता था, जानते कौन, पल्लवा भी है। और पल्लव जो है ना जैसे है ना ये नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, ये सब उसी के तो रूलर है। तो इसी को रिप्लेस किया किसने, चोला ने। चोला चेरा पांडे सुनते हैं नाम ना, संगम है ना। ये देखिए ना, ये मैप देखिए, ये देखिए जब मौर्यन डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हुई थी ना, तो इधर जो है सातवाहना था, और इधर जो है ना खारवेला। एक ये वही खारवेला है जो कि कलिंगा, अशोका ने कलिंगा को हराया था, कलिंग एम्पायर को। उसी के बाद जो है ना जब अशोका मर गया ना, तो इसमें एक किंग इमर्ज होता है खारवेला, जो कि इसने चेदी डायनेस्टी को फाउंड किया था उड़ीसा में। और साउथ में कौन चल रहा उसमें, सोना चेरा पांड्या। चोला कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में, पांड्या तमिलनाडु में, और चेरा केरला साइड में।
तो है ना, तो ध्यान रखना। और वही चोला जो है ना बाद में फिर से इमर्ज होता है किसको, पल्लवा से, ध्यान रखना। ये दूसरा चोला है, बता ना, इंपीरियल चोला इसको बोलते हैं। और वो दूसरा चोला था, वो संगम वाला है और ये इंपीरियल चोला है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कन्नौज जो है ना, जैसे हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है ना, तो यहाँ पे 3 रूलर और थे। पाला जो कि बंगाल में थे, प्रतिहारा जो कि इधर थे हरियाणा साइड थे, और राष्ट्रकूटा जो कि साउथ में थे। इनको इन 3 के बीच जो है ना एक कन्नौज को लेकर फिर से लड़ाई हो गई। ध्यान रखना, हर्षवर्धन के डेथ के बाद, है ना। और लास्ट में जनता कौन जीता, गुर्जर प्रतिहारा, ध्यान रखना। और इसी का सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट रोल था, मिहिर भोजा। तो देखिए यहाँ पे ऊपीएससी ये पूछ सकता है कि कन्नौज के लेकर के जन किन की लड़ाई हुई थी, 3 के बीच लड़ाई हुई थी जनता के। अब देखिए ध्यान समझना, यहाँ पे जनता क्या है, जैसे ही ये लोग लड़ाई स्टार्ट करना कर देंगे ना आपस में ही ना, फिर से इसका फायदा कौन उठाएगा, विदेशी। और कौन आया, अरब बेजन। ध्यान रखना, पहले पर्सिया, देखिए पहले पर्सियन आए थे, फिर ग्रीक वाले आए थे, फिर इंडो ग्रीक, फिर सीधियंस, फिर पार्थियंस, फिर लास्ट में कौन आया था, कुषाण, है ना। अब इसके बाद आएगा अरब इन्वेजन, और ये था मोहम्मद बिन कासिम। और जब अरब इन्वेट किया था इंडिया में ना, तो उसमें जो जानते कौन रूल कर रहा था, गुर्जर प्रतिहारा। था ना, कभी इतनी लड़ाई चल रही है ये। अब जैसे अब इनका जो युद्ध है ना 250 साल तक चला था, और इसी 250 साल का फ़ायदा उठाया किसने, और तुर्की। नहीं वो तो ठीक है, इसके बाद भी जो है ना आए थे, जानते कौन, तुर्की हैं, हाँ। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना इंसर्ट हिस्ट्री का लास्ट फेज चल रहा था, क्योंकि यहीं से जो है ना ये स्टार्ट हो जाता है क्या, मिडिवल हिस्ट्री। तुर्की आ गई। हाँ, तो बेसिकली जानते क्या है, वही महमूद गजनी कहाँ से आया था, टर्की से तो आया था ये महमूद गजनी। तो देखिए ये जो है ना ओवरऑल जो है ना अभी तक जो मैंने बताया ना, ये क्या था, इंसर्ट के सामने कौन, देखिए ऊपीएससी ऐसे पूछेगा, ऊपीएससी वो नहीं चेक करेगा कि आपको कितना, मतलब कौन किसके टाइम में कौन आया, उसका रूलर कौन था, कैसे इसका क्यों हुआ, है ना, फॉरेन इन्वेजन कैसे पलट हुआ। तो मैंने केवल टाइम लाइन बताया है, उसके अंदर डिटेल नहीं बताया कैसे चीज़ें इमर्ज हुई है बेसिकली, ये ध्यान रखना।